क्या दुनिया का सबसे ताकतवर डॉलर क्या वो हिलने वाला है? चीन की एक चौंकाने वाली योजना सामने आ रही है। बिजली से चलने वाली रेनमिंबी से वो इसे चुनौती दे सकता है। आज हम इसी दावे पर बात करेंगे और देखेंगे इसे और पुख्ता कैसे किया जा सकता है। अगर आप ऐसे एनालिसिस में दिलचस्पी रखते हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए सीधे बात करते हैं मुद्दे की। ये जो मटेरियल है, ये चीन की बड़ी ऊर्जा योजना जैसे थोरियम रिएक्टर, वो विशाल बांध और एक ग्लोबल बिजली समर्थित मुद्रा की महत्वाकांक्षा के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, और देखिए ये कनेक्शन है तो दिलचस्प। मतलब थोरियम रिएक्टर, यारलुंग चंगपो बांध, ये सब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे ख्याल से। वो ये कि ये जो घरेलू या ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय स्तर की परियोजनाएं हैं, वो ग्लोबल ट्रेड को रेनमिनबी में चलाने के लिए जो पैमाना चाहिए, जो विश्वसनीयता चाहिए और सबसे ज़रूरी वो तरलता मतलब लिक्विडिटी, वो कैसे लाएंगी? यहीं पर मुझे लगता है कि तर्क को और मजबूत करने की गुंजाइश है। अभी ये पूरी तरह साफ नहीं हो पा रहा कि चीन इन ऊर्जा संसाधनों को मतलब सिर्फ बिजली पैदा करने से आगे ले जाकर एक असली ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट में कैसे बदलेगा, वो भी ऐसा एसेट जो पेट्रोडॉलर सिस्टम के जमे जमाए नेटवर्क, उसकी भारी लिक्विडिटी और ग्लोबल एक्सेप्टेंस को टक्कर दे सके। ये जो छलांग है ना, मतलब घरेलू बिजली उत्पादन से सीधे एक वैश्विक मुद्रा की नींव तक, ये अभी थोड़ी कह सकते हैं अनुमानित सी लगती है। तो आप कह रहे हैं कि इरादा तो साफ दिख रहा है, पर उस इरादे को हकीकत बनाने का जो रास्ता है, वो कैसे वाला सवाल, वो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, खासकर ग्लोबल लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल। सुझाव यही है कि इस कैसे पर ज्यादा फोकस किया जाए। उन तरीकों की, उन मैकेनिज्म्स की बात हो जिनके जरिए बिजली जो देखे स्वभाव से तो लोकल या रीजनल होती है, वो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करने लायक, स्टेबल कीमत वाली और भरोसेमंद फाइनेंशियल बेस कैसे बन सकती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल चुनौती भी है। जैसे कुछ चीजें सोचने वाली हैं। उदाहरण के तौर पर, पहला, इंटरनेशनल पावर ग्रिड को जोड़ने और उन्हें मैनेज करने की जो जटिलताएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? कौन कंट्रोल करेगा इसे? दूसरा, ग्लोबल प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, मतलब एक वैश्विक दाम कैसे तय होगा, और ये डॉलर या पेट्रोडॉलर से जुड़ी जो अस्थिरता है उससे कैसे बचेगा, जबकि ऊर्जा की कीमतें तो खुद ही काफी ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये तो है। तीसरा, ये जो बात है कि ऊर्जा निर्यात को आरएमबी में अनिवार्य कर दिया जाए, इसमें जियोपॉलिटिकल दिक्कतें क्या आएंगी? ठीक है, लाओस या ब्राजील जैसे देश शायद मान जाएं, पर क्या बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगी? इसका एनालिसिस करना जरूरी है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल विश्वास का। इतने दशकों से डॉलर का सिस्टम जमा हुआ है, उसके सामने इस नई बिजली आधारित प्रणाली में दुनिया का भरोसा कैसे पैदा किया जाएगा? ये वाकई बहुत अहम सवाल है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुति में एक और मोड़ आता है, जहां चीन की योजना बताने के बाद फोकस शिफ्ट होता है अमेरिकी एनर्जी ग्रिड की कथित कमजोरियों पर। जैसे कहा गया है कि एआई डेटा सेंटर्स और ईवी चार्जिंग की जो बढ़ती मांग है, उसे शायद अमेरिकी ग्रिड पूरा ना कर पाए। इसका मकसद शायद ये दिखाना है कि चीन की रणनीति क्यों जरूरी है या उसके लिए अवसर कहाँ है। हाँ, ये रणनीति तो समझ आती है। मतलब एक की कमजोरी को दूसरे की ताकत की तरह पेश करना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इन दोनों चीज़ों मतलब चीन की योजना और अमेरिका की जो कथित समस्याएं बताई गई हैं, इनके बीच का जो लिंक है वो मटेरियल में मजबूती से बनाया गया है? क्या ये एकदम साफ है कि अमेरिका की दिक्कतें चीन की योजना के लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह हैं या फिर उसकी सफलता के लिए एक ज़रूरी शर्त की तरह? देखिए, यहीं पे स्ट्रक्चर और फ्लो में थोड़ी कह सकते हैं कमी सी महसूस हो सकती है। चीन की महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करते करते अचानक से अमेरिकी फेलियर्स की लिस्ट पर आ जाना, ये थोड़ा डिस्कनेक्टेड सा लगता है। पढ़ने वाला शायद सोचेगा, ठीक है अमेरिका की अपनी चुनौतियां हैं, मान लिया, लेकिन ये सीधे सीधे चीन की बिजली मुद्रा योजना की सफलता को कैसे मुमकिन बनाती है? क्या चीन की योजना अमेरिका की इन समस्याओं के बिना भी कामयाब हो सकती थी? ये जो क्यों और कैसे का कनेक्शन है वो अभी और साफ होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ दो अलग अलग बातें बताने के बजाय उनके बीच एक कारण और परिणाम का रिश्ता, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना ज्यादा असरदार होगा।
ये दिखाना कि अमेरिकी ग्रिड की जो लिमिटेशंस हैं वो सिर्फ एक अलग मुद्दा नहीं है, बल्कि वो चीन के लिए एक स्ट्रेटेजिक मौका बना रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुझाव यही है कि इन दो हिस्सों के बीच एक साफ पुल, एक ब्रिज बनाया जाए। एकदम स्पष्ट रूप से बताया जाए कि अमेरिका की जो कथित ऊर्जा कमियां हैं, वो न सिर्फ हैं, बल्कि वो चीन के प्रस्तावित सिस्टम के लिए एक स्ट्रैटेजिक अवसर या शायद एक ज़रूरी प्री कंडीशन कैसे बनती हैं। इसको करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे आप थोड़े स्पष्ट ट्रांजिशन वाले वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुछ इस तरह का कि अमेरिका की अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में ये जो कथित नाकामी है, ठीक यही वो अवसर दे रही है जिसकी चीन को तलाश है। या फिर अमेरिकी ग्रिड की ये सीमाएं वैश्विक ऊर्जा के मैदान में एक खालीपन, एक वैक्यूम बना रही हैं, जिसे चीन अपनी बिजली आधारित मुद्रा से भरने का इरादा रखता है। ऐसा कुछ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो मटेरियल में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट मॉडल जो प्राइवेट है, शॉर्ट टर्म रिटर्न पर फोकस करता है, और चीन के मॉडल जो स्टेट डायरेक्टेड है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक निवेश वाला है, के बीच जो फर्क बताया गया है उसका इस्तेमाल करें। इस बात पर जोर दें कि कैसे ये स्ट्रक्चरल अंतर इस संभावित बदलाव को आप कह सकते हैं हवा दे रहा है। और थोड़ा और गहराई में जाकर ये भी देखें कि क्या अमेरिकी कमजोरियां चीन की योजना की सफलता के लिए वाकई जरूरी हैं, या चीन की योजना अपनी काबिलियत के दम पर अमेरिका की स्थिति चाहे जो भी हो आगे बढ़ सकती है। ये बारीकी तर्क को ज्यादा मजबूत करेगी। हाँ, ये बात तो संरचना को काफी कस देगी। और दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लग रही है तो एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य के विश्लेषण भी देख सकें। चलिए, अब तीसरे और आखिरी बिंदु पर आते हैं। इस प्रस्तुति का लहजा, टोन और संतुलन, सामग्री चीन की क्षमताओं और अमेरिकी गिरावट की संभावना को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरी और निर्णायक लगती है। खासतौर पर एक लाइन है जो ध्यान खींचती है। नतीजा एक गहरा बदलाव है। डॉलर का असर कमजोर होता है, जबकि बिजली से जुड़ा रिनमिनबी 21वीं सदी के व्यापार और ताकत के असली जीवन स्रोत के रूप में उभरता है। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है और यकीनन पढ़ने वाले का ध्यान खींचेगा। लेकिन यहीं पर एक और सवाल उठता है, क्या ये जो आत्मविश्वास है, ये कहीं थोड़ा एक तरफा तो नहीं लग रहा? मतलब क्या हम सिर्फ चीन की तरक्की पर इतना फोकस कर रहे हैं कि हम उसकी राह में जो बड़ी बाधाएं आ सकती हैं, या फिर अमेरिकी डॉलर सिस्टम में जो अब भी लचीलापन और ताकत बची है उसको कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर मुझे लगता है कि टोन में थोड़ा संतुलन लाने की ज़रूरत है। अभी का जो मजबूत आत्मविश्वास है वो कभी-कभी एनालिसिस को थोड़ा वन साइडेड बना सकता है। इससे ये खतरा है कि हम चीन के इस बड़े महत्वाकांक्षी प्लान के सामने जो भारी चुनौतियां हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हों, अर्थव्यवस्था की हों या जियोपॉलिटिक्स की, उनको शायद कम आंक रहे हैं। और साथ ही ये अमेरिकी डॉलर सिस्टम के जो दशकों पुराने और गहरे जमे हुए फायदे हैं, उनको भी शायद हल्के में ले रहा है। उन्हें हटाना इतना आसान नहीं होगा। तो आपका मतलब है कि दावे को दमदार रखते हुए भी एक ज्यादा बैलेंस्ड तस्वीर पेश करने से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। यानी सिर्फ जीत का ऐलान करने के बजाय जो संभावित रुकावटें हैं और दूसरी तरफ की जो ताकत है उसको भी मानना। बिल्कुल, बिल्कुल। सुझाव यही है कि क्रेडिबिलिटी और एनालिसिस की गहराई बढ़ाने के लिए एक ज्यादा संतुलित नजरिया अपनाया जाए। इसका ये मतलब नहीं कि आप मुख्य तर्क को कमजोर कर दें, नहीं, बल्कि ये कि आप पढ़ने वाले को दिखाएं कि आपने संभावित चुनौतियों और जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं उन पर भी सोचा है। चीन की योजना की जो संभावित कमजोरियां हैं और डॉलर के दबदबे के जो लगातार बने रहने वाले फायदे हैं, उनको स्वीकार करें और संक्षेप में उन पर बात करें। ठीक है। इसके लिए भी कुछ ठोस उदाहरण सोचे जा सकते हैं। जैसे चीन की अपनी अंदरूनी आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया जा सकता है, कर्ज का जो बढ़ता स्तर है, ग्रोथ जो धीमी हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याएं, ये सब इतनी बड़ी ग्लोबल परियोजना पर असर डाल सकती हैं। दूसरा, बाकी बड़ी ताकतों जैसे यूरोप, भारत, जापान की तरफ से जो जियोपॉलिटिकल विरोध हो सकता है या अमेरिका के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उसका जिक्र करें। क्या वो चुपचाप चीन को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बदलने देंगे? शायद नहीं। हाँ, ये संभव है। तीसरा, पेट्रोडारा सिस्टम के जो स्थायी फायदे हैं उन्हें स्वीकार करें। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, नेटवर्क इफेक्ट बहुत बड़ा है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में इसकी भूमिका केंद्रीय है।
इनको हटाना दशकों का काम हो सकता है। ये सिर्फ कुछ बांध या रिएक्टर बनाने से शायद न हो। और आखिर में चीन की जो मुख्य टेक्नोलॉजी हैं, जैसे थोरियम रिएक्टर या वो बड़े-बड़े बांध, उनके कामयाब होने और समय पर पूरा होने से जुड़े जो तकनीकी जोखिम है, जो अनिश्चितताएं हैं, उनको भी मानिए। क्या ये वादे के मुताबिक काम करेंगे और क्या समय पर बन पाएंगे? ये सब सवाल हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने इस एनालिसिस को और पैना बनाने के लिए 3 मुख्य एरिया पर फोकस किया। पहला, चीन की बिजली मुद्रा योजना की ग्लोबल व्यावहारिकता वाले तर्क को गहरा करना, यानी ये सिर्फ एक आइडिया ना रहकर असल में कैसे काम करेगा, इसके सबूत और तर्क को और मजबूत करना। दूसरा, चीन की योजना और कथित अमेरिकी कमजोरियों के बीच जो स्ट्रक्चरल फ्लो है और जो कारण कार्य का संबंध है, उसे मजबूत करना, ताकि दोनों के बीच का लिंक एकदम साफ हो। और तीसरा, टोन को रिफाइन करना, जिसमें ज्यादा संतुलित नजरिया और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स शामिल हों, ताकि एनालिसिस ज्यादा विश्वसनीय और ठोस लगे। तो ये कुछ दिशाएं हैं जिन पर काम करके इस प्रभावशाली विश्लेषण को और भी सशक्त बनाया जा सकता है। हम आपको इन सुझावों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और हाँ, अगर आप चाहें तो अपने संशोधित काम को भविष्य में और फीडबैक के लिए दोबारा भेज सकते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस तरह के और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। शुक्रिया।